गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन 4 का क्रियाकलाप नंबर 5 डिस्कस करेंगे। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोडित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने परीक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि सारणी 4.4 में कुछ सामान्य द्रवों के जल में विलेयता दिया हुआ है। जैसे सिरका है, ये भली भांति मिश्रित होता है। नींबू का रस, ये भली भांति मिश्रित होता है। और इसी तरह सरसों का तेल ये नहीं होता है। और आगे नारियल का तेल ये मिश्रित नहीं होता है। और केरोसिन मिश्रित नहीं होता है, ये अपनी एक अलग परत बना लेते हैं। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि जल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और वो जल में घुली हुई हवा को ही लेते हैं। जल में ऑक्सीजन गैस मिली हुई होती है और वह उस हवा को श्वसन के रूप में लेते हैं। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे थे। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपने तालाब की सतह पर गिरी हुई पत्तियों को देखा होगा। अक्सर सूखी पत्तियां तालाब में तैरने लगती हैं और कंकड़ जब तालाब में फेंकते हैं तो वो डूब जाते हैं।
बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? स्टूडेंट्स, तेल में कोई अन्य पदार्थ तैरता है या डूब जाते हैं, आप इसका किस प्रकार परीक्षण करेंगे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगला है पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहाँ आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे में से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन मिल गई कि उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें। आपने देखा होगा कि जो किराना की दुकान पर या जनरल स्टोरों पर जो टॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन वगैरह दुकानदार रखते हैं उसको पारदर्शी डिब्बों में रखते हैं ताकि जो खरीदने वाले लोग हैं उसको आसानी से देख सकें। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। इन वस्तुओं को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातु में अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, आप कुछ पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्रियाकलाप नंबर 6। कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच में 2 से 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले से ही अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जिन पदार्थों से हम वस्तुओं को स्पष्ट पूरा
ठीक तरीके से नहीं देख पाते उसे हम पारभासी कहते हैं। कागज़ पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को 3 भागों अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टार्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टार्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। स्टूडेंट्स, ये प्रयोग आप अपने घर पर भी कर सकते हैं कि आप टार्च को जलाकर अपनी हथेली उसके ऊपर रख लीजिए और आप इसका प्रेक्षण कीजिए कि आपकी हथेली के दूसरी साइड कैसा दिखाई देता है। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी है। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे आंशिक तौर पर प्रकाश आपको आपकी हथेली के दूसरी तरफ दिखाई देगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी हथेली पारभासी है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नीचे कुछ प्रमुख शब्द हैं, जैसे दिया हुआ है कठोर। कठोर क्या है, इसके विषय में आपने पढ़ लिया है कि जो पदार्थ दबाने से दबे न, संपीड़ित न, उसको हम कठोर कहते हैं। अविलेय का मतलब होता है कि जो पदार्थ द्रव में घोलने से उसमें घुले न। द्युतिमय का मतलब चमकीला, पदार्थ के बारे में आपने पढ़ा ही है। आगे है धातु और आगे दिया है अपारदर्शी। रुच का खुरदुरा, विलेय जो जल में घुल जाएं। पारभासी जो आंशिक तौर पर आर पार दिखाई दे। पारदर्शी जो पूर्ण रूप से आर पार दिखाई दे। आगे दिया है सारांश। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है।
वस्तु केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ चिकने मसूड़। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होता है तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होती हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है।